नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। आप सबका एसपी एजुकेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि आधुनिक भारत के अंतर्गत मैंने 18वीं सेंचुरी की राजनीति, 18वीं सदी की राजनीति पर चर्चा किया है। 18वीं सदी की राजनीति के अंतर्गत मैंने अब तक दो बहुत ही प्रमुख राज्यों की चर्चा किया, एक बंगाल राज्य का और दूसरा मैसूर राज्य का। इसी श्रृंखला के अंतर्गत, इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम एक अन्य राज्य की चर्चा करेंगे जो मुगलों की पृष्ठभूमि पर उत्पन्न हुआ, और वो राज्य है 18वीं सदी का अवध राज्य। ध्यान दीजिए, 18वीं सेंचुरी का अवध राज्य, अवध राज्य की आज हम बात करेंगे। हमें अवध राज्य के संबंध में क्या पढ़ना है, किन किन हमें टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए, अवध से संबंधित कहां से प्रश्न आते हैं, और अवध का महत्व क्या है, ऐसे ढेर सारे प्रमुख मुद्दों पर तथा इसके कुछ प्रमुख शासकों, उनके कृतित्व पर चर्चा होगी। अवध 18वीं सदी का एक बहुत ही मजबूत और बहुत सशक्त राज्य प्रारंभ में देखा गया, लेकिन बाद में अवध की स्थिति कैसे कमजोर हो जाती है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए अवध से संबंधित हमें क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। अवध राज्य, अवध राज्य का संस्थापक और संस्थापक के साथ ही हम अवध राज्य का एक सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय के बाद हम इसके कुछ प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे। अवध राज्य के कुछ प्रमुख शासकों के बाद हम अवध के संबंध में, अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध, अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध देखेंगे, और हम एक मूल्यांकन करेंगे अवध राज्य का। ध्यान रखें कि ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, और अगर आप इतना कुछ पढ़ लेते हैं अवध से, तो निसंदेह अवध के संबंध में आप प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित तमाम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछे या अन्य स्टेट पीसीएस में पूछता हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा में पूछे, चाहे वो आईएएस की परीक्षा में पूछे, या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में पूछे। आप कहीं भी अवध से संबंधित प्रश्न यहां से टैकल कर लेंगे यदि आप इन मुद्दों पर काम करते हैं, इतनी बातों का अध्ययन करने में सक्षम है। तो आइए हम एक एक कर अवध के संदर्भ में देखें। सबसे पहले हम देखते हैं अवध के संस्थापक की बात। तो अवध राज्य की स्थापना सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने किया था। ध्यान रखिएगा, बुरहान उल मुल्क ने किया था। ये आपको अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न आएगा कि अवध राज्य की स्थापना किसने की। तो स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने किया था, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना। अब हमारे पास दूसरा मुद्दा है सामान्य परिचय का पढ़ने का। अवध के संबंध में आइए कुछ सामान्य बातें करें और फिर इसके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो अवध राज्य का अगर सामान्य परिचय देखा जाए, अवध राज्य का सामान्य परिचय, तो हमें
हमें क्या दिखाई देता है? अवध राज्य की उत्पत्ति मुगलों की पृष्ठभूमि पर होता है। अवध राज्य की उत्पत्ति मुगलों की पृष्ठभूमि पर होता है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, अवध राज्य की उत्पत्ति मुगलों की पृष्ठभूमि पर होता है। अर्थात जैसे जैसे 18वीं सदी में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कमजोर होते चले गए, उनकी केंद्रीकृत साम्राज्य मुगलों का सिकुड़कर छोटा होता गया, अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह होता चला गया। वैसे वैसे मुगलों से तमाम राज्य स्वतंत्र होते चले गए। अब एक समय ऐसा था कि काबुल अफगानिस्तान से लगाए बंगाल तक का क्षेत्र, कश्मीर से लगाए सुदूर में दक्कन तक का विस्तृत क्षेत्र मुगलों का केंद्रीकृत साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या दिखाई देता है कि ये सभी क्षेत्र धीरे धीरे इन क्षेत्रों में कहीं हर जगह पर विद्रोह प्रारंभ हो गए और एक एक कर ये क्षेत्र मुगल साम्राज्य से निकलते चले गए। पहले काबुल का, अफगानिस्तान का क्षेत्र इससे दूर हो गया, धीरे धीरे बंगाल का क्षेत्र इससे निकल गया, सुदूरवर्ती दक्कन के क्षेत्र अलग होते चले गए। वैसे ही दिल्ली और आगरा से ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली और आगरा से कुछ ही दूरी पर अवध जो एक सूबा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था मुगल साम्राज्य का, वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादात खां बुरहानुल मुल्क द्वारा 18वीं सदी में किया गया। लेकिन सही अर्थों में इन्होंने अपने आप को मुगलों से पूरी तरह पृथक करके कभी नहीं देखा। ये कहीं ना कहीं मुगलों से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे मुगल कमजोर होते गए, उनकी स्थिति इतनी खराब होती गई कि वो किसी भी अपने महत्वपूर्ण सिपह सलार पर भी नियंत्रण रख पाने की स्थिति में नहीं थे। तो ऐसे समय में क्या हमें दिखाई देता है कि तमाम छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, छोटे बड़े क्षेत्र थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और मुगलों के नाक के नीचे ही बहुत से अन्य राज्यों की स्थापना भी हो गई। जैसे उसी दौरान हम क्या देखते हैं, उसी दौरान रोहेल खंड में रोहेलों ने राज्य बना लिया, मुगलों के ही जस्ट नीचे जाटों ने अपना राज्य बना लिया। यानी ओवरऑल देखें तो जैसे जैसे मुगल कमजोर होते चले गए, नवीन राज्यों की स्थापना भी होती चली गई। उन्हीं में से एक राज्य था अवध, और अवध राज्य की स्थापना मैंने कहा सादात खां बुरहानुल मुल्क द्वारा किया गया था। हालांकि उसने अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र होने की घोषणा कभी नहीं की। आगे की स्टोरी एक एक कर जब हम उसके नवाब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। तो दोस्तों, अवध का सामान्य परिचय यह है कि मुगलों की पृष्ठभूमि से यह पैदा हुआ राज्य है। दूसरा क्या दिखाई देता है कि अवध की स्थापना एक सिया ने किया था। अवध की स्थापना एक सिया द्वारा किया गया था। इस्लाम में सिया और सुन्नी कुछ सामान्य मत विभाजन के आधार पर दो उनके अपने संप्रदाय हो चुके हैं। तो सिया संप्रदाय से बिलोंग करता था सादात खां, बिलोंग करता था सादात खां बुरहानुल मुल्क। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, यानी सिया समुदाय से बिलोंग करता था क्या, सादात खां बुरहानुल मुल्क। आगे हमें क्या दिखाई देता है कि अवध राज्य उत्तर भारत में स्थित था, उत्तर भारत में स्थित है, और इसकी अवस्थिति
अवस्थित थी। दिल्ली एवं बंगाल के बीच है, अतः यह सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण राज्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। हमें इसका महत्व का पता तब चलता है जब हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने जब बंगाल जीत लिया तो बंगाल और दिल्ली के बीच में अवध ही वो राज्य है जो एक बफर स्टेट का काम करता है। बफर स्टेट मध्यस्थ राज्य का काम करता है। अब बंगाल के लिए मुगलों तथा मराठों से कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। यानी अपने आप में हमें क्या दिखाई देता है कि दिल्ली और बंगाल के बीच में स्थित है अवध राज्य। तो जब अंग्रेजों ने बंगाल जीता तो बंगाल की सुरक्षा करने के लिए, ताकि बंगाल पर कोई अटैक न कर पाए, बंगाल सुरक्षित बना रहे, उसके लिए अवध को एक बफर स्टेट के रूप में अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था, ताकि अवध को आगे रख करके हम मराठों से, विशेष तौर पे मराठों से और मुगलों से किसकी रक्षा कर सके, बंगाल की रक्षा कर सके। ओवरऑल इसे घेरे की नीति कही जाती है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे, घेरे की नीति। तो एक रणनीतिक तौर पर, एक सामरिक तौर पर भी देखें तो अवध का बड़ा महत्व दिखाई देता है। एक बफर स्टेट के रूप में अंग्रेजों द्वारा उसका प्रयोग भी किया गया था। ओवरऑल सामान्य अवध का सामान्य परिचय हम इस रूप में देखते हैं। इसके साथ हम ये भी बता दें, अवध का क्षेत्र गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है। यह बहुत उपजाऊ भूमि और यहां का अपनी विशिष्ट संस्कृति भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर शासन के बाद हमें यह भी दिखाई देता है कि उसने जन भारतीय संकल्पना के तहत भारतीय सैनिकों, अधिकाधिक भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में जब भर्ती करना शुरू किया था तो उसमें सबसे अधिक सैनिकों की भर्ती उसने अवध प्रांत से की थी, अवध क्षेत्र से किया था। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत हमें यह भी दिखाई देता है कि अवध में विद्रोह का जो स्तर था, जो वॉल्यूम था, वो सबसे ज्यादा था। सर्वाधिक विद्रोही, सर्वाधिक क्रांतिकारी उस अवध क्षेत्र के थे और उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो आप समझने की कोशिश करें, अवध अपने आप में हर तरीके से एक बहुत ही सशक्त राज्य था, एक महत्वपूर्ण राज्य था। लेकिन समय के साथ अवध का इस्तेमाल अंग्रेजों ने कैसे किया अपने विकास में, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। ओवरऑल तो हमने अभी तक दो बातें हमने पढ़ी। एक, स्वतंत्र अवध राज्य या फिर मुगलों से एक पृथक राज्य की संकल्पना अवध को सादत खां बुरहानुल मुल्क द्वारा प्रदान किया गया। और दूसरी बात, अवध का एक सामान्य परिचय हम लोगों ने देखा। अब हमारा तीसरा टॉपिक है अवध के प्रमुख शासक और उनके कार्य। अवध के प्रमुख शासक। आइए हम कुछ प्रमुख शासकों की चर्चा करते हैं और इस कड़ी में सबसे पहला हम चर्चा करते हैं सादत खां बुरहानुल मुल्क की। सादत खां बुरहानुल मुल्क की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ध्यान समझिए, सादत खां बुरहानुल मुल्क के बारे में हमें कुछ बातों का ज्ञान होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम सबको मालूम है कि बहादुर शाह प्रथम पहला परवर्ती मुगल शासक था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह
बूढ़ा बहादुर शाह, जफर नहीं बहादुर शाह प्रथम, जिसे साहे बेखबर कहा गया है। बहादुर शाह प्रथम उर्फ साहे बेखबर मुगलों का शासक बना। इसके बाद हमें मालूम है जहांदार शाह, फर्रुखशियर और एक इंपॉर्टेंट शासक मोहम्मद शाह रंगीला, इनका क्रमिक रूप से हम शासन देखते हैं। बीच में कुछ अन्य छोटे भी शासक थे, लेकिन इन सभी शासकों के दरमियान एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि जैसे जैसे अगला शासक आता गया, मुगल उतने ही कमजोर होते गए। मुगलों की अवस्थिति कुछ ऐसी हो गई धीरे धीरे कि मुगल अपने साम्राज्य के बिखराव को रोक नहीं पा रहे थे। इसी दौरान भारत पर कई महत्वपूर्ण आक्रमण भी हुए और दो प्रमुख विदेशी आक्रमण हमें इसमें दिखाई देता है। एक नादिर शाह का आक्रमण और दूसरा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अगले टॉपिक में या किसी टॉपिक में मैं नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण नहीं बताऊंगा आपको। तो हमें क्या दिखाई देता है? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। दोस्तों, जब हिंदुस्तान पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उस समय वो पंजाब आदि के क्षेत्र के बहुत हिस्से को जीतता हुआ करनाल आदि तक पहुंच आया और वहां से वो वापस जाना चाहता था। युद्ध हर जाना आदि लेकर के वो वापस चला जाना चाहता था। लेकिन यही सादत खां बुरहानुल मुल्क है जो नादिर शाह से कहता है कि अगर वो दिल्ली पर आक्रमण करे तो उसे 50 लाख नहीं, क्योंकि 50 लाख रुपए युद्ध की हर्जाना देकर मुगलों ने नादिर शाह को वापस जाने के लिए मना लिया था। लेकिन ये क्या करता है सादत खां बुरहानुल मुल्क? ये कहता है कि अब यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो आपको 50 लाख नहीं जनाब, 20 करोड़ मिलेंगे। बस नादिर शाह को क्या था, उसे दिल्ली पर अटैक कर दिया। और आपको बताऊं कि सादत खां बुरहानुल मुल्क के यह कहने पर जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक कर दिया, क्योंकि उसे 20 करोड़ मिलने की लालच दिया था, 20 करोड़ नादिर शाह को नहीं मिला है के मारे सादत खां बुरहानुल मुल्क ने विषपान कर लिया, जहर खाकर अपना प्राण दे दिया। मतलब अपने आप में एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्सा दिखाई देता है सादत खां बुरहानुल मुल्क से। इसने नादिर शाह को, यानी ध्यान दीजिएगा, सादत खां मुल्क इसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए कहा। और क्या कहा? ऐसा करने से नादिर शाह को क्या प्राप्त होगा? 20 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। लेकिन वास्तव में क्या है, 20 करोड़ प्राप्त नहीं हुआ। अतः क्या हुआ? सादत खां बुरहानुल मुल्क ने आत्महत्या कर लिया, विषपान करके आत्महत्या। और इस प्रकार से सादत खां बुरहानुल मुल्क की जीवन लीला समाप्त हो गई। सादत खां बुरहानुल मुल्क के बारे में आपको मैं बता दूं कि इसने मुगलों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं की। बावजूद इसके यह एक स्वतंत्र शासक की भांति अवध क्षेत्र में शासन करता था। इसके पहले, यानी कि अवध का एक सूबेदार था, इसके पहले ये आगरा का भी सूबेदार था। यानी एक तरह से मुगल अधिकारी के रूप में यह काम करता था। और बाद में इसने अवध को ही परंपरागत रूप से, पैतृक रूप से अपना शासन का केंद्र बना लिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद यानी कि सादत खां बुरहानुल मुल्क के बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक अवध में दिखाई देता है, जिसके नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और जिसके लोकप्रियता की चर्चा तथा जिसके हिंदू मुस्लिम संस्कृति को, लखनऊ तहजीब को,
जन्म देने का एक क्रेडिट उसके साथ जुड़ा हुआ है, और वो है सादत खां बुरहानुल मुल्क का भतीजा तथा दामाद सफदर जंग। ध्यान दीजिएगा, हम अगला शासक अवध का पढ़ते हैं, सफदर जंग। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों। आइए हम सफदर जंग के बारे में पढ़ें कि आखिर सफदर जंग ने क्या क्या किया है। तो ध्यान दीजिए, सफदर जंग का वास्तविक नाम है अबुल मंसूर खां। अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर खां, ये इसका वास्तविक नाम है। वास्तविक नाम अबुल मंसूर खां। सफदर जंग का समकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। यानी ध्यान दीजिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपना वजीर बनाया था। वजीर बनाया, कॉन्सेप्ट पकड़ना। सफदर जंग के बाद, मैंने कहा कि सादत खां बुरहानुल मुल्क के बाद सफदर जंग अवध का अगला महत्वपूर्ण शासक था, यानी बहुत इंपॉर्टेंट शासक वैसे भी क्षेत्रीय राज्यों का है सफदर जंग। इसका वास्तविक नाम मैंने कहा कि अबुल मंसूर खां था, और मोहम्मद शाह रंगीला ने उसने अपना वजीर बनाया था। इसीलिए वह, ध्यान समझिएगा, इसीलिए सफदर जंग को इतिहास में नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, नवाब और वजीर दोनों है। अवध का नवाब है और मुगलों का वजीर है। इसलिए इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता क्या दिखाई देती है कि सफदर जंग हमें नवाब वजीर के रूप में दिखाई देता है, और इसको एक उपाधि हो गई कि आपसे पूछ भी सकता है प्रश्न में कि कहां के शासक को या किस शासक को नवाब वजीर कहा जाता था। तो अवध के शासक सफदर जंग को नवाब वजीर कहा गया, क्योंकि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अपना वजीर बनाया था, और ये अवध का नवाब तो था ही, तो नवाब वजीर हो गया। इसलिए इसे इतिहास में नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। समझिएगा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि यह एक धर्मनिरपेक्ष, कॉन्सेप्ट पकड़ना, यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अवध राज्य में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा, उसकी तुलना में मुसलमान बहुत कम थे। बावजूद इसके, अगर एक शासक, मुस्लिम शासक एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र पर शासन करता है तो उसे अकबर की तरह होना चाहिए, उसे जैनुल आब्दीन की तरह होना चाहिए, उसे प्राचीन कालीन शासक अशोक की तरह होना चाहिए, उसे हर्षवर्धन की तरह होना चाहिए। चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जाति धर्म के लोग हो, सबको साथ लेकर शासन करने वाला ही शासक योग्य शासक कहलाता है। ये उसकी योग्यता की ये एक बहुत बड़ी कसौटी है। सफदर जंग को ये क्रेडिट हासिल है, सफदर जंग की ये विशेषता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक है। उसने कई महत्वपूर्ण हिंदुओं को भी शासन में जगह दिया। सफदर जंग के समय ही लखनऊ तहजीब, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, बड़ी आपने चर्चा सुना होगा, लखनऊ तहजीब। सफदर जंग के समय ही लखनऊ तहजीब की शुरुआत होती है। आपने तो सुना है ना, पहले आप, ये क्या है? लखनऊ तहजीब ही है। यानी एक दूसरे को सम्मान देने की जो प्रक्रिया है, एक दूसरे के प्रति निष्ठा की जो भावना है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना है, सम्मान की भावना, वही लखनऊ तहजीब है। और हमें सफदर जंग के समय ही क्या दिखाई देता है? ये लखनऊ तहजीब दिखाई देती है। और इस जो लखनऊ तहजीब लखनऊ की अपनी संस्कृति है और लखनऊ की अपनी पहचान है।
समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लखनऊ कालांतर में हमें क्या दिखाई देता है? इसी सफदरजंग के नाम पर, चूंकि हिंदू मुस्लिम के बीच, अन्य धर्मों के बीच इसने सहिष्णुता पूर्वक व्यवहार किया, अन्य धर्मों के बीच संबंध कैसे बेहतर हो उसके लिए कोशिश किया। कोई धार्मिक प्रतिक्रियावादी नहीं था, भेदभाव की नीति नहीं अपनाया, प्रेम पूर्वक शासन किया। इसलिए यह एक लोगों में लोकप्रिय शासक से सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त थी। कालांतर में हम देखते हैं कि सफदरजंग के नाम पर ही एक हॉस्पिटल दिल्ली में है। और अब सोचिए कि अगर किसी शासक के नाम पर हॉस्पिटल बनाया जाता है तो निसंदेह उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होगा इतिहास में। सफदरजंग के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट शासक हम अवध का देखते हैं, जिसकी चर्चा इतिहास में कई बार, और इतिहास में जब हम बंगाल पढ़े थे तो भी उसकी चर्चा दिखाई देती है। जब हम पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं, तृतीय युद्ध, तब भी हमें उसकी चर्चा दिखाई देती है। जब हम बक्सर का युद्ध पढ़ते हैं तब भी उसकी चर्चा दिखाई देती है। तो आइए हम बंगाल के तीसरे महत्वपूर्ण शासक की चर्चा करें, जिसका नाम है शुजाउद्दौला। ध्यान दीजिएगा, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कॉन्सेप्ट पकड़ना, ये है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बारे में आइए देखते हैं, इसकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, इसकी क्या रणनीति रही है। शुजाउद्दौला इतिहास में बड़ा चर्चित है, लेकिन शायद शुजाउद्दौला की कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जिसके लिए उसे ख्याति प्राप्त। बावजूद इसके लखनऊ के शासकों की एक विशेषता रही है कि उन्होंने लखनऊ तहजीब को लखनऊ में न केवल जिंदा रखने का प्रयास किया, अपितु अपने राज्य में हिंदू मुसलमानों के बीच सहिष्णुता की भावना भरने की कोशिश की थी। लेकिन इसमें भी हर शासक एक समान तो कर नहीं सकता, क्योंकि हर शासक का अपना व्यक्तित्व होता है। जो व्यक्तित्व इसके पहले सफदरजंग का था, निसंदेह वो व्यक्तित्व इनका नहीं है और इसके बाद के शासकों का नहीं है। लेकिन एक सामान्य बात यह है कि लखनऊ के शासकों के बीच हिंदू और मुसलमानों को लेकर धर्मनिरपेक्षता की नीति, शांति प्रियता की नीति दिखाई देती है। हम लखनऊ के अंतिम शासक वाजिद अली शाह की अगर बात करें तो उनमें भी ये गुण दिखाई देता है। तो उसी क्रम में हम शुजाउद्दौला को पढ़ते हैं, लेकिन शुजाउद्दौला की लोकप्रियता न लखनऊ तहजीब के निर्माण में है, न धर्मनिरपेक्षता के लिए विशेष तौर पे जाने जाते हैं, अपितु ये जाने कैसे जाते हैं, आइए देखते हैं। शुजाउद्दौला लखनऊ का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक है। शुजाउद्दौला के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे आप देखिए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, आप देखिए कि बक्सर के युद्ध में एक त्रिपक्षीय संघ है। त्रिपक्षीय संघ में एक तरफ मुगल है, दूसरी तरफ बंगाल का अपदस्थ शासक है, अपदस्थ नवाब, और तीसरी तरफ क्या हमें दिखाई देता? अवध। यही अवध दिखाई देता है। तो अवध का शासक उसमें कौन है? शुजाउद्दौला। और इन तीनों के संघों ने मिलकर के मुकाबला किया था किससे? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेजों से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से इस मुकाबले में हुआ क्या? अंग्रेजों से मुकाबले में हुआ क्या? तीनों संयुक्त रूप से पराजित हो। अब तीनों की पराजय, कॉन्सेप्ट पढ़ना, तीनों की पराजय का परिणाम क्या निकला? अवध कमजोर हो गया। तो शुजाउद्दौला के समय आप देखेंगे अवध कमजोर हुआ। अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों ने क्या किया? इलाहाबाद की संधि कर ली।
इलाहाबाद की संधि की, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, इलाहाबाद की संधि। अब अपने आप में इलाहाबाद की दो संधियां हुई, ये आप जानते हैं। मैंने बंगाल वाले चैप्टर में बताया था कि इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं। उनमें से एक संधि किससे होती है? अवध के नवाब के साथ होती है। दूसरी संधि अवध के नवाब के साथ, और पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। तो अवध के नवाब के साथ जो संधि होती है उसकी शर्तें कुछ इस प्रकार थीं। आइए उन शर्तों की सामान्य रूप से चर्चा कर ले। सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है कि अवध से इलाहाबाद और कड़ा ले लिया जाता है और उसे मुगल शासक को दिया जाता है। 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाने के रूप में लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाने या क्षतिपूर्ति के रूप में इन्होंने लिया। यानी किसने लिया? इलाहाबाद की द्वितीय संधि से, इलाहाबाद की संधि यानी इलाहाबाद की हम यहां लिख दें द्वितीय संधि होती है। द्वितीय संधि की 16 अगस्त 1765 को होता है। और हमें मालूम है बक्सर का युद्ध यानी कि 64 को हुआ था, 1764। बंगाल वाले चैप्टर में आप देखेंगे तो मैंने डिटेल में इसका चर्चा किया है। तो अवध के साथ इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि होती है उसकी शर्तें क्या है भाई? शर्तों में कई शर्तें हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों की हम चर्चा करते हैं। पहली शर्त क्या दिखाई देती है कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अवध से ले लिया जाता है, अवध से छीन लिया गया। हमें दूसरा पॉइंट क्या दिखाई देता है? 50 लाख रुपए, कॉन्सेप्ट देखिएगा, 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाती है, क्षतिपूर्ति ली जाती है। हमें तीसरा पॉइंट क्या शर्त की, संधि की शर्तों की दिखाई देता है कि बनारस तथा गाजीपुर की जागीर अवध के नवाब से लेकर के अंग्रेजों के ही, ध्यान समझिएगा, बनारस और गाजीपुर की जागीर को अवध के नवाब से लेकर के बलवंत सिंह को दे दिया गया। अंग्रेजों के संरक्षण में बलवंत सिंह को दे दिया गया, बलवंत सिंह को दे दिया गया। ये पहला पॉइंट था। ये पॉइंट नंबर 1 ए था, पॉइंट नंबर बी, ये पॉइंट सी, और बलवंत सिंह को दे दिया गया। और हमें चौथा पॉइंट क्या दिखाई देता है? पॉइंट नंबर डी, इसको समझिएगा। अवध क्षेत्र में कंपनी को व्यापार की छूट मिल गई, मुक्त व्यापार की छूट मिल गई। कैसे? तो मुक्त व्यापार की छूट मिल गई। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको ध्यान समझिएगा। अवध के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों द्वारा हुई, अंग्रेजों ने किया। बक्सर के युद्ध के बाद ये 16 अगस्त 1765 को हुई। इसकी 4 प्रमुख बातें हम आपके सामने रखे हैं। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छीनकर किसको दे दिया गया? जो इलाहाबाद की प्रथम संधि में भी इस पॉइंट को आप देखेंगे, ये शाह आलम को दे दिया गया था। 50 लाख रुपए मैंने कहा युद्ध क्षतिपूर्ति ली गई। बनारस तथा गाजीपुर का जो रियासत थी, जो क्षेत्र था, उसे अंग्रेजों के संरक्षण में बलवंत सिंह को प्रदान कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध के क्षेत्र में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। तो शुजाउद्दौला के समय हमें क्या दिखाई देता है?
एक तो बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की क्या हुई, संधि हुई, और तीसरी चीज क्या दिखाई देता है, आप याद रखिएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, अब्दाली का साथ दिया। कॉन्सेप्ट पकड़िए। तो आपको मैंने अभी तक अवध के संबंध में एक सामान्य परिचय, उसके संस्थापक के बारे में बताया, सामान्य परिचय के बारे में बताया, संस्थापक, प्रमुख शासकों में संस्थापक के बारे में बताया। उसके बाद तीसरा शासक मैंने कहा शुजाउद्दौला है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। क्यों? इस दृष्टिकोण से क्योंकि इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी और उसकी अपने साथ क्या क्या हुआ वो आप इसके माध्यम से देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इन तीन प्रमुख शासकों के बाद हमें क्या दिखाई देता है, इसी समय ध्यान दीजिएगा 1781 में एक बहुत चर्चित घटना है, अवध के बेगमों की लूट। इसी बीच आइए इस घटना को देखते हैं। अवध के बेगमों की लूट क्या है, इसको पढ़ते हैं। अवध की बेगमों की लूट की घटना 1781 में हुआ। इस समय ये कुछ किसने किया, ये लूट किसने किया या किसके समय हुआ, तो ये उस समय तात्कालिक अंग्रेजी गवर्नर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय क्या हुआ, अवध के बेगमों की लूट हुई थी। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, अवध के बेगमों की लूट 1781 में किसने किया, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। अब ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है, आइए थोड़ा देखें। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, राजतंत्र में क्या होता है कि चाहे राजा है, नवाब है, सामंत है, उसकी कई पत्नियां होती हैं। शासक के मरने के बाद सब विधवा हो जाती थी। अवध में भी इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं कि बहुत सी बेगम जो प्राय विधवा हो गई थी, उनके पास एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति थी, क्योंकि कोई भी नवाब जो अपनी बेगम के लिए हर सुख सुविधाओं के साथ साथ उसे अच्छी खासी रकम भी देता था, उसके पास सोने चांदी जवाहरात बड़ी मात्रा में होते थे। इस बात की जानकारी वॉरेन हेस्टिंग्स को थी, अतः उसने क्या किया, अवध की बेगमों से बड़ी संख्या में 1781 में धन की लूट किया। उन्हें डरा धमका करके उनसे पैसा ऐंठा, इसे ही अवध की बेगमों की लूट की संज्ञा दी गई। मतलब बेगमों को उसने क्या किया, उसे डरा धमकाकर धन की लूट की, धन लूटा, इसे ही क्या बोलते हैं, अवध के बेगमों की लूट कहते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। इसके बाद स्थिति क्या हुई दोस्तों, अवध में मैंने तीन प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा किया। चौथा शासक अवध का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, लेकिन उसके बारे में कुछ विशेष उपलब्धि न होकर के हम चर्चा करेंगे इमामबाड़े की, असफुद्दौला के बारे में। अवध का अगला शासक अशफुद्दौला था, इंपॉर्टेंट। अशफुद्दौला के समय हमें इमामबाड़ा, लखनऊ का इमामबाड़ा इसी ने बनवाया था, ध्यान समझना। अशफुद्दौला ने लखनऊ का इमामबाड़ा बनवाया था। आइए जानते हैं इमामबाड़े की क्या खासियत है। इमामबाड़े में एक भी पिलर नहीं है, ये दीवालों पर ही टिका है, और इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इमामबाड़े को लखनऊ का भूल भुलैया भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक एक हेरिटेज है, एक धरोहर है।
और हर साल लाखों पर्यटक लखनऊ के इमाम बाड़े में जाते हैं। अशफुद्दौला, इसकी एक अन्य विशेषता क्या रही? ये भी एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। ध्यान समझिएगा, धर्मनिरपेक्ष शासक था, धर्मनिरपेक्ष है। इसके समय भी लखनऊ तहजीब फली फूली, बहुत बड़ी। आगे समझिएगा, अगला शासक हम देखेंगे जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है सादात अली खां। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद एक शासक आता है सादात। सारे इंपॉर्टेंट शासक के बारे में केवल बता रहे हैं, सादात अली खां। सादात अली खां के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको जाननी है, वो ये है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली या वेलेस्ली ने, बल्कि वेलेस्ली ने सादात अली खां के साथ सहायक संधि किया। कॉन्सेप्ट पकड़िए, सहायक संधि। हम एक टॉपिक में स्पेशली हम एक टॉपिक में सहायक संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि सादात अली खां ने या सादात अली खां से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की, और यह सहायक संधि हुई थी 1801 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे समझ लीजिए कि आपको किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अवध के किस शासक के समय, अवध के किस शासक के समय अंग्रेजों ने सहायक संधि किया? तो आप बताएंगे सादात अली खां। किस वर्ष अवध के साथ सहायक संधि हुई? 1801 ईस्वी में। किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, क्योंकि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की ही है। तो 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के साथ सहायक संधि कर लिया, और इसी के साथ अवध पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि अवध पर अंग्रेजों का नियंत्रण बहुत बढ़ गया, अंग्रेजों का नियंत्रण काफी स्थापित हुआ। अब आगे सबसे चर्चित एक शासक की बात करते हैं, वाजिद अली शाह। जो ध्यान समझिएगा, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की हम बात करेंगे। वाजिद अली शाह बहुत ही चर्चित हैं। आइए देखते हैं इनके समय की क्या घटनाएं हुई। वाजिद अली शाह के समय ही अवध का विलय हुआ। अवध का कंपनी द्वारा विलय कर लिया गया। अवध का विलय इन्हीं के समय हुआ 1856 में। ध्यान समझिएगा, अवध का विलय वाजिद अली शाह के समय 1856 में हुआ। कैसे हुआ इसकी स्टोरी हम बताएंगे अभी। दूसरा हम क्या देखेंगे, वाजिद अली शाह एक शासक के रूप में बहुत ही धर्मनिरपेक्ष है, एक शासक के रूप में यह सांस्कृतिक, शासक के रूप में इनका सांस्कृतिक योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक योगदान है। फिर हम क्या देखेंगे, इनकी बेगम, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, इन्हीं के समय बेगम हजरत महल ने 1857 के युद्ध या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहते हैं, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। दोस्तों अब समझिएगा, 1857 में, तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय बेगम हजरत महल ने अवध का नेतृत्व किया था। ये इंपॉर्टेंट है समझना आपको, अवध का नेतृत्व प्रदान किया। ये इतनी चीजें हमें वाजिद अली शाह के समय का पढ़ना पड़ेगा। हम इस मुद्दे को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डिटेल में पढ़ेंगे। आइए हम पहले टॉपिक की बात करते हैं, अवध का विलय। दोस्तों, कंपनी भारत को जो जीतने की रणनीति अपनाई थी, वो कोई एक रणनीति नहीं थी, कई रणनीतियां थी।
जैसे एक एक कर हिंदुस्तान को जीतेंगे, हिंदुस्तान की सहायता से हिंदुस्तान को जीतेंगे, यानी कि जन भारती धन भारती। और इस क्रम में उसने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से तमाम राज्यों के बाह्य गतिविधियों पर न केवल नियंत्रण लगा लिया, बल्कि आंतरिक मुद्दों में रेजिडेंट के माध्यम से उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया। अर्थात प्रत्येक राज्य में एक रेजिडेंट होता था, वो आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया करता था। हमें क्या दिखाई देता है कि अवध कंपनी का धीरे धीरे पिछलग्गू राज्य बन गया। वो कंपनी के गतिविधियों में कहीं भी रोड़ा नहीं अटकाता था, वो कंपनी की बात मानकर चलता था। सहायक संधि के बाद उसने ऐसा ही किया, लेकिन बावजूद इसके एक ऐसा समय आ गया 1833 के बाद से कंपनी का ऐसा समय आ गया कि अब उन्हें सहायक संधिकर्ता राज्य भी बोझ की तरह लगने लगे। उनको लगता था कि अब दिल्ली और बंगाल के बीच में अवध की क्या जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजों ने दिल्ली भी जीत लिया, अंग्रेजों ने बंगाल भी जीत लिया, और दोनों के बीच में ऐसे बड़े राज्यों की आवश्यकता उसे महसूस नहीं हो रही है। ऐसे में अवध उसे अब नहीं चाहिए था। अतः हड़प नीति के तहत, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत बंगाल का विलय करना था, लेकिन बंगाल का विलय डलहौजी की नीति के तहत हो नहीं पा रहा था, क्योंकि डलहौजी ने ये विलय के लिए विलय नीति के तहत कुछ शर्तें रखी थी कि भाई अगर आपका उत्तराधिकारी जैविक उत्तराधिकारी नहीं होगा तो आपका विलय किया जाएगा, और वाजिद अली शाह का तो जैविक अधिकारी भी था। लेकिन एक समस्या अब आ रही, अब कोई रास्ता, दूसरा रास्ता भी चुनना पड़ा। तो दूसरा रास्ता था कुशासन का आरोप लगा दो। कुशासन के आरोप, जेम्स आउट्रम नामक एक अंग्रेज अधिकारी को यह जांच करने के लिए नियुक्त किया गया कि थोड़ा पता तो करो अवध के लोगों की क्या स्थिति है। आप समझ सकते हैं यह केवल एक रणनीति है। जेम्स आउट्रम ने यह रिपोर्ट में कहा कि अवध में शासन नहीं कुशासन है, और बस जेम्स आउट्रम के इस रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, अवध का विलय 1856 में जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर, ये कुशासन का आरोप लगाकर कर दिया गया कि कुशासन। अब जरा ईमानदारी से आप सोचें बच्चों, तो आपको यह मालूम होगा कि कुशासन अवध में कितना था, यह तो अलग मुद्दा है। क्या कंपनी शासन में कुशासन नहीं था? सबसे ज्यादा कुशासन तो उन्हीं के शासन में था। इसलिए यह एक मात्र रणनीति थी अवध को विलय करने की। ओवरऑल वाजिद अली शाह का व्यक्तित्व अगर देखें तो एक शासक का व्यक्तित्व क्या होता है उसे समझें, जिसमें अदम्य साहस हो, धैर्य हो, इच्छा शक्ति हो और साम्राज्य विस्तार का जिसमें क्षमता हो, तो दूसरा पक्ष उसका हृदय पक्ष भी मजबूत हो। वाजिद अली शाह में हमें पहला पक्ष दिखाई दे या ना दे, उसका हृदय पक्ष मजबूत दिखाई देता है। वाजिद अली शाह कला के बहुत बड़े प्रेमी थे। वाजिद अली शाह वर्ष में कई बार सांस्कृतिक आयोजन किया करते थे। वो स्वयं नाटकों में कृष्ण का पात्र किया करते थे, कृष्ण की भूमिका स्वयं निर्वहन करते थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कलाकारों को, संगीतकारों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था और हिंदू मुस्लिम एकता के एक बहुत बड़े उदाहरण थे वाजिद अली शाह। ऐसे में वाजिद अली शाह के अंदर शासक का दूसरा गुण, सांस्कृतिक पक्ष का गुण हमें दिखाई देता है। ओवरऑल जेम्स आउट्रम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर जब अवध का विलय कर लिया गया, तब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में
अवध के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। बड़ी बहादुरी से इन्होंने कई जगहों पर अंग्रेजों को खदेड़ दिया, लेकिन 1858 तक अंग्रेजों ने फिर से भारत के उन तमाम क्षेत्रों को जीतना शुरू किया, जीत लिया, जिसमें अवध भी शामिल था। और बेगम हजरत महल को भागकर नेपाल में शरण लेना पड़ा। इसकी डिटेल चर्चा हम तब करेंगे जब 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैंने अवध राज्य रखा। अवध बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। एक विस्तार से चर्चा करने का प्रयास मैंने किया है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि कभी आवश्यकता पड़े तो अवध पर आप टिप्पणी भी कर सकें। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओ हो या वनडे एग्जामिनेशंस हो, अगर आपने अवध के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है तो निसंदेह आपको अन्य समस्याएं नहीं आनी है, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटना है। तो अगले वीडियो में हम एक नए राज्य के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।